कोई एक मुझे कंफर्म कर दे, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। थैंक यू। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 20 कल हमने पढ़ा था, तो इसकी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस थे। कोई प्रॉब्लम लेक्चर से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम और कंफ्यूजन। अच्छा जी, तो ऐसा है कि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 21। इसमें मैंने पिछले ही वाले टॉपिक को असल में कंटिन्यू किया है। लेक्चर नंबर 20 में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या था, बेसिस एंड डायमेंशन। तो कल वाले लेक्चर में हम बेसिस की डेफिनेशन सीखी थी और बेसिस की कुछ हमने 2-3 एग्जांपल्स की थी, उसी से रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज दी। तो बेसिस की डेफिनेशन क्या थी कि अगर V क्या है, वेक्टर स्पेस है और S के अंदर कुछ वेक्टर्स हैं V में से और ये फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है, देन S इज कॉल्ड बेसिस फॉर V इफ S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड V इज स्पैन्ड बाय S। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि S इज बेसिस फॉर V वेक्टर स्पेस। तो अब इस लेक्चर में हमने जो वेक्टर स्पेस कंसीडर की है वो हमने वेक्टर स्पेस ली है ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। Vector space V of all 2x2 matrices. Show that the set M1, M2, M3 and M4 form basis for vector space V of all 2x2 matrices, where M1, M2, M3, M4 जो है वो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। ये M1, M2, M3 और M4। नेक्स्ट हमारे पास मैंने इसको प्रूव किया है। प्रूव करने के लिए हमें अगर ये शो करना है कि ये जो सेट है, ये जिसके अंदर ये एलिमेंट्स लिखे M1, M2, M3, M4, इस सेट को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है और ये शो करना है कि पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस V जो है वो स्पैन होती है इन 4 मैट्रिसेस से। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर हर वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। इस वेक्टर स्पेस में 2x2 मैट्रिसेस हैं तो इसका 0 वेक्टर इस फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे मैंने एम आईज के जो मतलब मैट्रिसेस थे वो लिख दिए। इससे आगे के स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह यहाँ K2 को इस तरह K3 को यहाँ K4 को मल्टीप्लाई किया। अब इन चारों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री यहाँ K1 + 0 + 0 + 0, तो क्या आ जाएगा मेरे पास K1। फिर यहाँ 0 + K2 + 0 + 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे K2। तो इन चारों मैट्रिसेस को ऐड करने से मेरे पास ये बना। यहाँ मैट्रिक्स को क्लोज करना मैं भूल गई, आप कर लीजिएगा। तो अब 2 मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो यहाँ से हम कहते हैं इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। तो K1 = 0, K2 = 0, K3 = 0 एंड K4 = 0। तो अगर हम लेके चले थे लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर और एंड में हमारे पास ये आ गया कि सारे स्केलर्स K1, K2, K3, K4 = 0 आ गए हैं, तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स इस वक्त हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2x2। तो ये जो सेट हमारे पास गिवन था जिसमें 4 मैट्रिसेस पर्टिकुलर टाइप के डिफाइन किए गए थे, हमने ये शो कर दिया कि ये वाला सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। अब इसी सेट को हमें ये शो करना है कि ये स्पैन कर देता है V को। मतलब V में से हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेंगे, कोई जनरल मैट्रिक्स, लेट A = A1, A2, A3, A4। कोई यहाँ पे एंट्रीज हो सकती हैं A1, A2, A3, A4 की जगह पे। तो हम ये कहते हैं हमने ये वाला मैट्रिक्स लिया, तो A को अगर हम लिख लें इस फॉर्म में, A = K1 M1 + K2 M2 + K3 M3 + K4 M4, और हमें सारे K I की वैल्यूज मिल जाएं, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है M1, M2, M3, M4 वाला, ये स्पैन करता है स्पेस V को। अब A मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया जैसे कि हम यहाँ ऊपर देख के आए थे कि K1 M1 + K2 M2 + K3 M3 + K4 M4 किसके इक्वल आ जाता है, ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है जिसमें पहली एंट्री K1 है, दूसरी K2 है, तीसरी K3, चौथी
K4। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। आप लोग अगर डायरेक्ट लिखने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप इन सब की वैल्यूज लिख के K1 इंटू M1 की वैल्यू लिखें प्लस K2 इंटू M2 की वैल्यू, फिर M3 की, फिर M4 की, फिर आप सारे स्टेप्स करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। असल में मतलब मेरे कहने का क्या है कि ये सारा जो सम है ये इक्वल आ जाता है इस मैट्रिक्स के, और यहाँ पे ये A मैट्रिक्स की वैल्यूज जो कि ये थी वो मैंने यहाँ लिखी। यहाँ से क्या पता चला, K1 इक्वल आ जाता है A1 के, K2 इक्वल आ जाता है A2 के, K3 A3 के और K4 A4 के। मतलब सारे के आईज की वैल्यूज हमें कुछ ना कुछ मिल गई हैं। So we can find K1, K2, K3 and K4. So V is then by a given set of vectors. तो हमें क्या पता चला कि वेक्टर स्पेस जो है गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स M1, M2, M3, M4 से स्पैन होती है। हेंस ये वाला जो सेट है, ये सेट क्या है, इज बेसिस फॉर V एंड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर V, और इसको V की स्टैंडर्ड बेसिस कहा जाता है। डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या होती है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन इट्स बेसिस, कि बेसिस में जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, और इसको लिखा कैसे जाता है, DIM ऑफ V। अब ये वाली जो वेक्टर स्पेस थी जिसके अंदर सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस थे, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो इस वेक्टर स्पेस की बेसिस में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या है, 4। नोट आगे क्या लिखा है, नोट दैट ईच बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस हैज सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स, कि एक वेक्टर स्पेस की अगर एक से ज्यादा बेसिस हैं भी तो उन सब में सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे। मतलब एक वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे उसकी बेसिस एक से ज्यादा हो। जैसे मैं आपको यहाँ लेक्चर 20 में से एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास था R³ की हमारे पास एक बेसिस ये वाली थी E1, E2, A3 जो कि E3 जो कि क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R³। तो R³ जो वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आई, 3, क्योंकि इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। R³ की डायमेंशन क्या है, 3। अब एक बेसिस ये थी, एक R³ की हमने और बेसिस प्रूफ की थी एग्जाम्पल 3 में, आई थिंक सो, यस। ये वाली जो जिसमें V1, V2 और V3 वेक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं एग्जाम्पल 1 वाले वेक्टर्स से, तो ये वाली जो वेक्टर्स 3 हैं, ये तीनों वेक्टर्स भी क्या बना देते हैं, बेसिस बना देते हैं R³ की। तो ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक सेट की एक से ज्यादा बेसिस हो सकती हैं, लेकिन उन बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा उतने ही रहेंगे जितने एक बेसिस में होते हैं। जैसे R³ की एग्जाम्पल 1 वाली बेसिस में भी 3 एलिमेंट्स थे, और R³ की एग्जाम्पल 3 वाली बेसिस में भी कितने एलिमेंट्स हैं, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं। तो R³ की डायमेंशन क्या है, 3 है। तो यहाँ पे ये जो नोट लिखा है, ईच बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस हैज सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये मैंने आपको वहाँ पीछे से शो भी कर दिया लेक्चर नंबर 20 में से। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल, डायमेंशन ऑफ R³ इज इक्वल टू 3, डायमेंशन ऑफ Rn इज इक्वल टू n, डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस जो कि अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल की, उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आती है, 4। डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस इज इक्वल टू m इंटू n। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 2x2 मैट्रिसेस की डायमेंशन क्या, 2 इंटू 2। इसी तरह से m क्रॉस n मैट्रिसेस की स्पेस जो होगी उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, m इंटू n। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक स्टार्ट होता है, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन स्पेस क्या मतलब कि ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, इसका जो सॉल्यूशन फाइंड करने से हमारे पास एक स्पेस बनती है, उसकी डायमेंशन कैसे निकालनी है, उसको निकालने का तरीका मैंने यहाँ इस एग्जांपल में सिखाया है कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, क्योंकि होमोजेनियस था इसलिए इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स लिखा। इसको लिखने के बाद मैंने इसको रिड्यूस किया इन इट्स एचेलन फॉर्म, मैट्रिक्स की एचेलन फॉर्म। तो ये हमारे पास फाइनली आ गई एचेलन फॉर्म। अब इस एचेलन फॉर्म में आप देखो कि पिवट एंट्रीज किस किस कॉलम में है। यहाँ पे हमारे पास पिवट 1 है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में हमारे पास पिवट 1 नहीं है।
सेकंड कॉलम में पिवट 1 नहीं है। पिवट 1 कैसे आता है कि इस वाले 1 से आगे हो और उसके हर अगली रो के नंबर ऑफ जीरोस जो है वो पिछली वाली रो से ज्यादा हो। तो यहाँ पे हमारे पास पिवट 1 है, फिर थर्ड कॉलम में पिवट 1 है, फिर फोर्थ कॉलम में पिवट 1 है और फिफ्थ में फिर से पिवट 1 नहीं है। तो कौन कौन से कॉलम में जिनमें पिवट 1 नहीं होता उसका वेरिएबल कौन सा बन जाता है? फ्री वेरिएबल बन जाता है। तो सेकंड कॉलम में पिवट 1 नहीं था और फिफ्थ कॉलम में पिवट 1 नहीं है। तो क्या पता चला? x2 एंड x5 आर फ्री वेरिएबल्स। x2 और x5 फ्री वेरिएबल्स हैं। बाकी यहाँ से हमारे पास जो जो इक्वेशंस बनती हैं वो हम लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन बनती है? x1 प्लस x2 प्लस 2x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास बनेगी x3 प्लस x5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से बनेगी x4 इज इक्वल टू 0। जी, x4 की तो वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि क्या है? 0। बाकी x3 और x5 और x1 इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। x2 और x5 क्या है? फ्री वेरिएबल्स हैं। अगर ये फ्री वेरिएबल्स हैं तो इनकी जगह पे आर्बिट्ररी हम कोई वैल्यूज रख लेते हैं। x2 की जगह पे रख लिया s और x5 की जगह पे रख लिया t। जैसे सिंपल हम सोल्यूशन पहले भी निकालते हैं, ये उसी तरह से हम लेके चलते हैं। अब x3 की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकालेंगे तो x3 इज इक्वल टू माइनस x5 और x5 की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास क्या आ गया? माइनस t। इसी तरह से x1 की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में से निकाली तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? x1 इज इक्वल टू माइनस s माइनस t। अब ये हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं? x1, x2, x3, x4 एंड x5। इस पूरे को एक वेक्टर की फॉर्म में बना के लिख दिया। अब हर एक की वैल्यू साथ साथ लिख दी। x1 की वैल्यू क्या आई थी? माइनस s माइनस t। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? s है। x3 की वैल्यू क्या है? माइनस t है। x4 की वैल्यू क्या है? 0 है और x5 की वैल्यू क्या थी? t आई थी, जिसको हमने खुद से एज्यूम किया था। तो अब यहाँ से ये जो एक हमारे पास वेक्टर बना है, इस वेक्टर को हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से कि इस वाले वेक्टर पहले वेक्टर के अंदर सिर्फ s वाली वैल्यूज रखें और दूसरे वेक्टर के अंदर सिर्फ t वाली वैल्यूज रखें। वो हम कैसे लिखेंगे? माइनस s कॉमा यहाँ पे s। अब यहाँ क्योंकि कोई s नहीं है तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 0 कॉमा ये वाला 0 इसी तरह से आ गया। यहाँ पे भी कोई s नहीं है तो इसकी जगह पे भी क्या आएगा? 0 प्लस। अब हमने t वाली वैल्यूज वाला वेक्टर लिखना है। वो कैसे लिखना है? यहाँ से आ जाएगा माइनस t, यहाँ क्योंकि कोई t नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से फिर आ जाएगा माइनस t और ये फिर 0 इसी तरह से आ गया। यहाँ से फिर आ जाएगा t। अब क्या किया? यहाँ से s कॉमन लिया तो ये बच गया -1, 1, 0, 0 और 0 प्लस यहाँ से t कॉमन लिया तो -1, 0, -1, 0 और 1। यहाँ से t कॉमन लिया -1, 0, -1, 0 और यहाँ से 1। तो अब क्या है? अब अगर आप नोट करें तो ये क्या बन रहा है? ये वाला वेक्टर लिखा जा रहा है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब s भी एक स्केलर काउंट होगा और t भी एक स्केलर कंसिडर किया जाएगा। तो हर ये वाला वेक्टर जो है इसको लिखा जा रहा है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो डायमेंशन जो बेसिस होगी उस बेसिस में हमारे पास कौन से दो वेक्टर्स आएंगे? एक ये वाला वेक्टर आ गया और एक ये वाला वेक्टर आ गया। Hence solution space of given homogeneous system is the space having basis। वो एक ऐसी स्पेस है जिसकी बेसिस में ये वाले दो वेक्टर्स आएंगे। कौन कौन से? एक ये वेक्टर -1, 1, 0, 0, 0 और दूसरा वेक्टर क्या है? -1, 0, -1, 0 और 1, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये क्या है? ये R5 की सब स्पेस है। R5 की सब स्पेस क्यों है? क्योंकि R5 की जो अपनी बेसिस होगी उसमें तो 5 वेक्टर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? 2 वेक्टर्स हैं और ये 2 वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके कंपोनेंट्स कितने हैं? 5 हैं। तो ये R5 की क्या होगी? सब स्पेस होगी। नोट दैट डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इज 2, क्योंकि इसकी बेसिस सॉल्यूशन स्पेस की बेसिस में हमारे पास 2 वेक्टर्स आए हैं तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। इस होमोजेनियस बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने लास्ट वाली एग्जांपल इस लेक्चर की है, बिल्कुल उसी तरह से आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है।
फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व होना है। आपने इस होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने हैं, इसके मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है, फिर देखना है कौन कौन से फ्री वेरिएबल्स हैं और जो फ्री नहीं है उनको उनकी वैल्यूज आपने निकाल लेनी है। उन वैल्यूज को निकालने के बाद आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज को निकालने के बाद ये जो वेक्टर है, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स को एक वेक्टर की फॉर्म में लिख लेना है और हर एक वेरिएबल की वैल्यू को भी उसी वेक्टर के अंदर पुट कर देना है। फिर इस वेक्टर से आपने देख लेना है, अगर इसके अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं जैसे एस और टी थी, तो उन दोनों के वेक्टर्स को अलग अलग लिख लेना है। जिस जिस कंपोनेंट में एस और टी दोनों हैं उनको इस तरह से लिख लेना है, एस कंपोनेंट को इस वेक्टर में अलग कर दिया, टी कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर में अलग कर दिया। और अगर हम एस वाला वेक्टर लिख रहे हैं और उसके अंदर एस नहीं आता है किसी कंपोनेंट में, जैसे इस कंपोनेंट में एस नहीं था तो उसको आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है। लास्ट कंपोनेंट में भी एस नहीं था तो इसको क्या लिखना है, 0 लिखना है। इसी तरह से जब आप टी वाला वेक्टर लिख रहे हैं तो जिस कंपोनेंट में टी नहीं है उसको आपने 0 लिखना है। जैसे इस वाले कंपोनेंट में सिर्फ एस है, टी नहीं है, तो इसको आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो इस तरह से करके हमारे पास ये वेक्टर्स आ जाते हैं जो कि किसके वेक्टर्स हैं, सॉल्यूशन स्पेस की बेसिस के वेक्टर्स हैं। तो फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, और बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। मतलब होमोजेनियस सिस्टम की सॉल्यूशन स्पेस की ही आपने बेसिस निकालनी है। अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी अगर कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। किसी को अभी तक ये नहीं पता कि लेक्चर स्टार्ट हो गया है या नहीं? लेक्चर स्टार्ट हो के एंड भी होने वाला है, बता दें अपने क्लास फेलोज को। नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है मैम। अगर यूट्यूब का चैनल तो लिंक तो भेज दें वो वहाँ पर ग्रुप में दोबारा एक बार। अच्छा चले मैं भेजती हूँ, ठीक है। ओके जी मैम। ऐसा ये ना करें कि ये क्या नाम है, लेक्चर एक दो पहले यूट्यूब पे डाल दिया करें ताकि हम पहले देख लिया करें ना, फिर वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मतलब आप ये चाहते हो कि मैं इतना बोलने में अपनी एनर्जी लगाऊं कि पहले बोल बोल के उसको यूट्यूब पे डालूं, दोबारा आपको आके दोबारा यहाँ पे बोलूं? नहीं बस पीटी मैम रहने दे। अच्छा जी, ऐसे सही है क्योंकि मुझे एक ही बार बोलना पड़ता है। चले ठीक है मैम, ठीक है जैसे आपको। मैंने पीडीएफ में रखा हुआ है, पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने का दिल करे, तो वीडियो आप यहीं पे फिर देख लिया करें कि क्या जो चीज नहीं समझ आती वो मुझसे अगले लेक्चर में पूछना, मसला नहीं है। इस लेक्चर की वीडियो को सुने, अगले लेक्चर में पूछना। ओके मैम, ठीक है मैम। रिकॉर्ड तो हुई होती है वीडियो, वैसे आप यूट्यूब पर भेज दिया करें, बाद में भेज दिया करें। बाद तो में बाद में भेजती हूँ, मैम कल भेज। वाले लेक्चर डाल भी दिए। मैम वैसे आज अपने लेक्चर में वो मार्क्स और बिल गेट्स आए हुए थे। हाँ आए हुए थे, मैंने देखे। अच्छा मैम चले। हाँ जी मैम, पिवट वेरिएबल जो है वो रो वाइज देखते हैं आपने, इसमें कॉलम वाइज क्यों देखा है? नहीं, रो वाइज नहीं देखते, पिवट एंट्री कॉलम में देखते हैं। रो वाइज हम ये देखते हैं कि हर अगली रो में नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो। रो में हम जीरो चेक करते हैं, लेकिन जो पिवट एंट्री देखते हैं वो कॉलम में देखते हैं। किधर चली गई हमारी एचेलॉन फॉर्म? ये है। हम एचेलॉन फॉर्म देखने के लिए क्या देखते हैं कि इस रो में नंबर ऑफ जीरोस अगर 2 हैं तो अगली रो में नंबर ऑफ जीरोस 3 होने चाहिए, उससे अगली रो में नंबर ऑफ जीरोस 4 होने चाहिए, और अगर 4 से ज्यादा भी हो जाते हैं तो भी मसला नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस जो है हर अगली रो में पिछली रो की निस्बत ज्यादा। रो वाइज हम नंबर ऑफ जीरोस तो चेक करते हैं, लेकिन जब पिवट एंट्री चेक करनी है तो वो कॉलम में चेक करनी है कि पहले कॉलम में पिवट एंट्री है, दूसरे कॉलम में पिवट एंट्री नहीं है, दूसरे कॉलम में इस वाले 1 के बाद यहाँ कोई नॉन जीरो एंट्री अगली रो में नहीं आती, यहाँ पे फिर पिवट एंट्री है तीसरे कॉलम में, तीसरे के बाद चौथे कॉलम में है, चौथे के बाद पांचवें कॉलम में फिर से पिवट एंट्री नहीं है। तो जहाँ कहीं पिवट एंट्री नहीं होगी वो फ्री वेरिएबल बन जाएगी।
ओके मैम। ओके।